अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इससे पहले हम आपको 2 थियोरेटिकल लेक्चर दे चुके हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियर कराने के लिए। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने रोका था। आपको नज़र आ रही है हेडिंग द ट्रांजिशंस। मैं पहले इसको पढ़ूंगा, फिर इसकी उर्दू बताऊंगा, उसकी वजाहत करता जाऊंगा। इस तरीके से हमने शुरू किया है। चलें पढ़ता हूँ मैं आपको टाइम बचाने के लिए। अ ट्रांजिशन इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। ट्रांजिशन क्या है? एक एक्सटर्नल इवेंट्स है, ठीक है ना। एक ख़ास एक्सटर्नल इवेंट्स होता है, वक़ुआ होता है। जैसे कोई परचेज़ करना, कोई सेल्स करना, ये सब इवेंट्स हैं, ठीक है। आगे होता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी अकाउंटिंग में हम ऐसे इवेंट को लेते हैं जिन यानी इवेंट से मुराद यहाँ पर है ऐसे इवेंट्स लेने हैं जिनका ताल्लुक पैसे से हो, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, मनी इन्वॉल्व हो या मनी वर्थ इन्वॉल्व हो इसके अंदर, वो ट्रांजेक्शन हमारी जो है इवेंट यहाँ पे ली जाएंगी। इवेंट में तो बिना मनी की ट्रांजेक्शन भी होती हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग में हम कंसीडर करेंगे वो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। एंड ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। यानी ऐसा इवेंट जो मनी से रिलेटेड हो और फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसमें चेंज लाए। यानी पहले असेट्स 50,000 रुपये के थे, आपने एक नया असेट और ख़रीद लिया 10,000 रुपये का, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। पहले 50,000 की थी, अब 60,000 रुपये के असेट्स हो गए, ठीक है। या पहले कुछ पेमेंट करनी थी, 50,000 रुपये का आपके पास कैश पड़ा था, आपने पेमेंट कर दी 10,000 रुपये की, तो कैश की पोजीशन कम होकर 40,000 रुपये की, फाइनेंशियल पोजीशन नीचे आ गई। यानी ऐसी चेंजिंग होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को जो है पे असरअंदाज होती है, यानी उसमें चेंजिंग लेकर आती है। ये इवेंट जो मनी रिलेटेड इवेंट्स होते हैं बिजनेस के, वो सिक्के से मुतालिक हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन में। और ट्रांजेक्शन को बताते हैं आगे। और ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ समथिंग और वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। कह रहे हैं ट्रांजेक्शन मुराद ये है कि ट्रांसफ़र होती है कुछ चीज़ें या वैल्यूज़, जिसकी वैल्यूज़ होती हैं, कीमतें होती हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यानी एक शख्स से दूसरे शख्स के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ में हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ करी, तो मर्चेंडाइज़ पहले दुकानदार के पास थी, सेलर के पास, वो ट्रांसफ़र हो गई परचेज़र के पास। इस तरह परचेज़र के पास जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र हो गए सेलर के पास। इस तरह वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होती हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स। जहाँ वैल्यू की एक्सचेंज हो, वैल्यू एक्सचेंज होती है, वही हमारी ट्रांजेक्शन होती है। आगे पढ़ते हैं। अ ट्रांजेक्शन में बी एन एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन एक तबादला होता है, एक्सचेंज होता है, बदल होता है, इन विच जिसमें ईच पार्टी रिसीव एज वेल एज सेक्रीफाइस वैल्यू, जिसमें एक पार्टी कुछ रिसीव करती है और साथ साथ कुछ सेक्रीफाइस यानी कुछ चीज़ की कुर्बानी भी देती है। अगर हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने पर हम क्या रिसीव कर रहे हैं? सामान हमारे पास आता है, फर्नीचर की शक्ल में हो, मर्चेंडाइज़ की शक्ल में हो, ये तो हम रिसीव करते हैं, लेकिन इसके बदल में हमें भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, यानी हमें पेमेंट करना पड़ती है, पैसे देना पड़ते हैं। एक चीज़ हमारे पास आती है तो दूसरी जाती है, इसी को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर ट्रांजेक्शन पैसों से मुताल्लिक है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी वो अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, वो उसका ताल्लुक अकाउंटिंग से है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गई होगी, यानी वैल्यूज़ ऑफ एक्सचेंज, यानी वैल्यू का तबादला, यानी अशिया का तबादला, रुपये पैसों का तबादला, इन्हीं को ट्रांजेक्शन कहते हैं अकाउंटिंग में। किसी ख़ास तारीख को अगर ये वक़्वा हो कारोबारी साल के अंदर अंदर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की कितनी किस्में हैं, किस नौइयत की किस किस्म की ट्रांजेक्शन होती हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। द फॉलोइंग आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। दर झेल किस्म की ट्रांजेक्शन है या उनकी दर्जाबंदी की गई है। क्या है? एक ट्रांजेक्शन है आपकी कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन के अंदर जो है हम कुछ जो भी ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसका ताल्लुक कैश से होता है, यानी कैश लेते हैं या कैश अदा करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अ ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स इमीडिएट कैश। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें फौरी तौर पर जो है लेन देन करते हुए कैश की इन्वॉल्वमेंट हो, या तो कैश की पेमेंट की हुई जाए या कैश वसूल किया जाए, या कैश के अंदर हमारा चेक भी शामिल होता है, या चेक वसूल हो या चेक की पेमेंट की जाए। इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। ऐसी तमाम ट्रांजेक्शन जिसका ताल्लुक वक़्वे के वक्त कैश
का या तो देना हो या कैश का लेना हो। कैश में चेक भी शामिल होता है, या चेक का लेना हो या चेक का देना हो। मिसाल के तौर पर गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर कैश ₹8,000। मिसाल दी गई है कि मिस्टर एक्स को हमने सामान बेचा और उसी वक्त जो है सामान बेचते हमें कैश मिल गया ₹8,000 का। एक्स ने हमको ₹8,000 दे दिया और हमने एक्स को सामान दे दिया। ये ट्रांजैक्शन हो गई, कैश ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ कैश ट्रांजैक्शन में द नेम ऑफ द पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड। कैश ट्रांजैक्शन नेम ऑफ द पार्टी जो जिसको हम गुड बेचते हैं, या फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज, या जिससे हम सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं, इज़ नॉट रिकॉर्डेड। नाम को हम रिकॉर्ड नहीं करते कभी भी कैश ट्रांजैक्शन के अंदर। दिस इज़ बिकॉज, ये क्योंकि इट सर्व नो पर्पज़, इसका कोई पर्पज़ नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता नाम को रिकॉर्ड करने का। जहाँ भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, जिस चीज़ की ट्रांजैक्शन है वो आइटम या तो आपने सेल करा है या परचेज करा है, उस आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। उसके अगेंस्ट में या तो आपने कैश पे करा है तो कैश को रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसीव किया है तो वसूली को, कैश की वसूली करेंगे। लेकिन उसकी जिस शख्स से लिया उसके नाम की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वो गैर ज़रूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कैश ट्रांजैक्शन की पहली किस्म बता दी। दूसरी ट्रांजैक्शन की दूसरी किस्म है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसका मतलब उधार की का लेन देन। यानी माल तो हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं, लेकिन पेमेंट पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उस बेचते और ख़रीदते वक्त जो है। इसको बोलते हैं क्रेडिट माने उधार। एन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश रिसीट और पेमेंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी ऐसी बैरूनी ट्रांजेक्शन, यानी अपनी कंपनी में, कंपनी के बाहर से यानी परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किसी सर्विसेज को ख़रीद रहे हैं, या सर्विसेज को हम रेंडर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में या तो पैसा वसूल कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। सामान जा रहा है, एक वादा प्रॉमिस हो रहा है, कुछ टाइम के बाद या तो वसूल होगा या पे किया जाएगा। ऐसे ट्रांजेक्शन को जो एट द टाइम जिस वक्त होती है उस वक्त उसकी कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ना वसूल होता है, ना वसूल होता है, ना पे किया जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर नाम की बहुत अहमियत होती है। जब ट्रांजेक्शन में कोई नाम दिया जाता है तो उस नाम को रिकॉर्ड किया जाता है कि ये उधार किस शख्स से मुताल्लिक है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उधार किस शख्स से मुताल्लिक है तो हम पे कैसे करेंगे। या हमने किसी को माल उधार में बेचा है, उसका नाम हम नहीं लिखेंगे अपने रिकॉर्ड में, तो हमको कैसे पता चलेगा कि किससे वसूली करनी है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन नहीं, उधार की ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती है। एन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग इमीडिएट कैश रिसीट और पेमेंट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें फौरी तौर पर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। मिसाल के तौर पर हमने मिस्टर वाई से उधार में गुड्स ख़रीदा, तो गुड्स तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी, वादा कर लिया कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद देंगे। तो उस पीरियड तक मिस्टर वाई का नाम रखेंगे कि हमने जिसको पे करना है लायबिलिटी वो मिस्टर वाई है, क्रेडिट करेंगे मिस्टर वाई को। और जो चीज़ हमारे पास आ गई वो तो असेट से वो डेबिट हो जाएगी, और पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट की जगह पे आर्जी तौर पर मिस्टर वाई को क्रेडिट करेंगे, जो आमतौर पर अकाउंट पेबिल मिस्टर वाई के नाम से चलता है, लिखा जाता है। इन अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार की ट्रांजेक्शन यानी उधार लेन देन में द नेम ऑफ द पार्टी इज़ रिकॉर्डेड एज असर्टेन। इसके अंदर पार्टी का नाम ज़रूर रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हमने पेमेंट करनी है या जिससे हमने वसूल करनी है। हाउ मच इज़ ओड टू और फ्रॉम होम, ताकि हमें पता चले कि किस शख्स से हमने कितना अमाउंट वसूल करना है टू होम, या कितना अमाउंट उसको पे करना है, इसलिए नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये हम सेल करते भी, सेल के अंदर भी उधार की ट्रांजेक्शन होती है, सोल्ड भी कर सकते हैं उधार में और परचेज़ भी कर सकते हैं। सेल करेंगे तो उधार में अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा और उसके नाम के साथ, और अगर हम परचेज़ करेंगे तो अकाउंट पेबल आ जाएगा नाम के साथ। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अभी इससे पहले हमने 2 बता दी, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बता रहे हैं। अ ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स द बिजनेस एंटिटी, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें कारोबारी इदारे की इन्वॉल्वमेंट होती है। एंड अ सेकंड पार्टी इज़ कॉल्ड एन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेकंड पार्टी जिसके साथ की जाती है उसको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर गुड सोल्ड टू मिस्टर रिहान फॉर ₹60,000 ऑन क्रेडिट। मिस्टर रिहान जो है एक एक्सटर्नल पार्टी है, बाहरी बैरूनी पार्टी है, इसका नाम है। इसको हमने ₹60,000 का उधार में सामान बेचा है, तो हमारे पास से जो सामान था, असेट्स था, वो तो क्रेडिट हो गया, चला गया है, लेकिन हमारे पास पैसा एट द टाइम नहीं आया है, तो हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे डेबिट में अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर रेहान, यानी हमें पता है इतना अमाउंट रेहान से वसूल करना है। ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन थी। इंटरनल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व अ सेकंड पार्टी।
ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें सेकंड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती, वो एस्टिमेटेड के ऊपर होती है, इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। आपके जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो लाजमी घिसते हैं एक टाइम के अंदर, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, घिसाई को। चार्ज माने उसका खर्चा होता है वो, ठीक है। साल यूज़ होगी, अगर मशीन आपकी साल यूज़ होगी तो कुछ अमाउंट की घिसेगी भी, वैल्यू उसकी कम होगी। वो कितने अमाउंट की घिसती है, वो अकाउंटिंग में मेथड्स होते हैं, उसके ज़रिए से वो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को इंटरनल ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसमें सेकंड पार्टी नहीं होती, ये हम एस्टिमेट कर लिया जाता है 5%, 10% डेप्रिसिएशन हर साल कॉस्ट गिर रहा है। जिसमें थर्ड पार्टी होती है वही हमारी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती है, उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, वो में हमेशा जो बैड डेट्स होता है या डेप्रिसिएशन होता है, ये सब इंटरनल ट्रांजेक्शन होती है जो एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं आपके। आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट, रूल्स फॉर डिटरमिनिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब बता रहे हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिससे हमें पता चले कि ये ट्रांजेक्शन कैश है या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, यानी उधार की ट्रांजेक्शन है या कैश की ट्रांजेक्शन है। वो रूल्स बता दिए गए यहाँ पे, बताता हूँ आपको। The following are the rules for deciding whether a transaction is for cash or not। अभी नीचे 1 2 3 3 रूल बता दिए गए हैं जिसमें बताया गया किस किस्म की ट्रांजेक्शन पढ़ के हमें पता चल जाए कि कैश की ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसमें कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, उन वर्डों को हमने फोकस करना है। ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ ये पेटी वाला की बुक है, कराची में पेटी वाला की दुकान है, बहुत बेहतरीन बुक है। आप मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आपके पास ये किताब खरीद के रखें और इसकी हर प्रॉब्लम को जो इसने करी है मैं आपको बताऊँगा किस तरह करी है, और जो सवाल दिए गए हैं वो भी सॉल्व करके दिखाऊँगा। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाता जा रहा हूँ साथ साथ जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। एमसीबी क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो इन थ्योरी से ही निकलते हैं सारे के सारे। चलें हम पढ़ते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है कैश परचेजेस। अभी जो कैश परचेज बता रहे हैं, आपने कोई ख़रीदारी करी, मर्चेंडाइज खरीदी, फर्नीचर ख़रीदा, कोई भी चीज़ आपने परचेज करी तो उसके अंदर फौरी तौर पर पेमेंट कर दी आपने, तो फौरी तौर पर उसी वक्त खरीदते वक्त पेमेंट कर दी, उसको कैश परचेज बोलते हैं। इसका मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है, पढ़ते हैं इसको। और कैश सेल्स, इसी तरीके से आपने कुछ माल बेचा कस्टमरों को और माल कस्टमरों ने ले लिया, उसी वक्त आपने उनसे पैसे वसूल कर लिए, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कैश सेल्स। यानी ये दोनों ट्रांजेक्शन है कि जो कैश के अंदर हो रही है ये कैश ट्रांजेक्शन है, इनके अंदर ये वर्ड आ रहे हैं कैश सेल्स और कैश परचेज। पढ़ते हैं इसमें आगे क्या बताया है। एंड ऑल ट्रांजेक्शन, और वैसी तमाम ट्रांजेक्शन है वेयर दी वर्ड पेड, ऐसी तमाम ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर आपके पास वर्ड पेड का लग PAID पेड का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो वो कैश ट्रांजेक्शन ही होंगी। इज मेंशन आर टू बी ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन पहचानने के लिए कोई जब ट्रांजेक्शन सवाल में पढ़ेंगे तो अगर उसके अंदर पेड का लफ्ज़ लिखा हुआ गया तो कैश ट्रांजेक्शन है, अगर कैश सेल्स का लफ्ज़ लिखा गया कैश ट्रांजेक्शन है, कैश परचेजेस का लफ्ज़ लिखा गया तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। यानी उसी वक्त कैश की पेमेंट हो रही है, कैश वसूल हो रहा है, वो सामान जब हैंड ओवर हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में फौरी तौर पर पेमेंट भी आ रही है या जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, जब सैलरी के साथ पेड का लफ्ज़ लिखा है इसका मतलब सैलरी अदा कर दी गई है, सैलरी का अमाउंट दे दिया गया है। इसी तरह गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स को कैश में बेचा है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, यानी गुड्स आपने बेचा, पैसा कस्टमर से मिल गया उसी वक्त, एंड सो ऑन। इस तरह बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी, इन्हीं वर्डों को देखते हुए वो सब कैश ट्रांजेक्शन होंगी। नंबर 2, व्हेन अ पर्सनल नेम और द नेम ऑफ अ फर्म और द वर्ड ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट, ये 3-4 वर्ड बताएं जब किसी शख्स का नाम लिखा हो, पर्सनल नाम लिखा हो, या किसी कंपनी का नाम लिखा जाए किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, या किसी शख्स का नाम लिखा जाए या कंपनी का नाम लिखा है, या ये वर्ड लिखा जाए, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ लिखा जाए या ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आता है। ये 4 वर्ड इन्होंने अंडरलाइन करके बताएं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएंगे, उधार की ट्रांजेक्शन होंगी। ठीक है, इसमें नाम की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो कंपनी का नाम होगा या पर्सनल का नाम होगा, वो रिकॉर्ड किया जाता है नाम को। तो ये ट्रांजेक्शन हम देखते ही जब इनमें से कोई 4 बात लिखी होगी तो हम कहेंगे ये ट्रांजेक्शन जो है हमारी उधार की ट्रांजेक्शन है। हम फौरी तौर पर क्रेडिट एंट्री पास कर देंगे, जो सामान हमने परचेज़ किया है तो सामान को डेबिट कर लेंगे, अकाउंट पेबल नाम के साथ क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह जो सामान हमने ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट या कोई नाम वगैरह दिया है तो हमने सेल किया है तो फ़ौरन तौर पर हम उस जो नाम को डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर अमजद, अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर सलीम, जो भी नाम दिया होगा, और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन का है। ठीक है, ट्रांजेक्शन इट विल बी ट्रीटेड एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन बता दिया है, इसको हम समझेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू मिस्टर साकिब फॉर ₹50,000। मिसाल हुआ मिस्टर साकिब साहब को गुड्स आपने भेजे 50,000, देखिए इसमें नाम दिया सिर्फ
और कैश का कोई जिक्र नहीं किया, तो ऐसी तमाम ट्रांजेक्शन में नाम दिया था कि कैश का जिक्र नहीं किया जाए, या तो वो सोल्ड से मुतालिक हो या परचेज से मुतालिक हो, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कराएंगे उधार की, उसमें नाम को रिकॉर्ड ज़रूर किया जाता है। तीसरी जो है रूल बता रहे हैं ट्रांजेक्शन का, व्हेन बोथ कैश एंड पर्सनल नेम, जब भी किसी ट्रांजेक्शन में कैश और पर्सनल नाम दोनों आ जाए, कैश का लफ्ज़ भी लिखा आ जाए, उसका नाम भी लिखा जाता है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब कैश का लफ्ज़ आ ही गया तो अब नाम दें या ना दें उससे हमें कोई गर्ज नहीं होती, हम कैश ही ट्रांजेक्शन लेंगे। व्हेन बोथ कैश एंड पर्सनल नेम्स आर मेंशन इन द ट्रांजेक्शन, जब मेंशन हो जाए ट्रांजेक्शन में, इट विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू मिस्टर यासीन फॉर कैश ₹1000, हमने गुड्स बेचा है मिस्टर यासीन को 1000 रुपये का, तो कैश में, तो अब हमारे को क्लियर हो गया कैश में बेचा है, तो हमें मिस्टर यासीन के नाम से कोई गर्ज नहीं है। जब भी कैश ट्रांजेक्शन होगी उसमें नाम की कोई अहमियत नहीं होती है, लेकिन जब कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो नाम की अहमियत होगी, पता चलेगा कि इस शख्स से इतना माल हमने ख़रीदा है या बेचा है, इससे पेमेंट लेनी है या पेमेंट करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं। फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं। नंबर पहली, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं ट्रांजेक्शन जो जब भी अकाउंटिंग के जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी, वो ट्रांजेक्शन की सोर्स डॉक्यूमेंट रसीद दुकानदार से रसीद लेना पड़ेगी, उस रसीद में जो लिखा होगा उससे हम जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उस रसीद को फाइल में संभाल के रखेंगे उस तारीख की जिससे हमने ट्रांजेक्शन की है, एविडेंस के तौर पर, ऑब्जेक्टिव एविडेंस होती है उसके तौर पर। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट होता है, कराजे एक वाक़या होता है माजी के अंदर का, विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा वाक़या जिसमें कोई प्रॉपर्टी या सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट होती है एक्सचेंज होने की, यानी हमने अपनी सर्विसेज बेची हैं या हमने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया है, या तो प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी है या किसी की सर्विसेज ख़रीदी हैं, उसके अगेंस्ट में पेमेंट करनी होती है हमें, तो ये इवेंट होते हैं। विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, और या इसको वैल्यूज भी कह सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी दोनों ही, या तो प्रॉपर्टी भी और सर्विसेज भी हो। ठीक है, बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तीसरी, ईच ट्रांजेक्शन हैज़ एन इफेक्ट ऑन दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है असेट्स और लाइबिलिटीज पे या कैपिटल पे ज़रूर पड़ेगा फॉर बिजनेस यूनिट, यानी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से असेट्स से होगा, लाइबिलिटीज से होगा या कैपिटल से होगा, इनमें से किसी से ज़रूर होगा ट्रांजेक्शन का। एंड हैज़ इस तरह कैन चेंज द रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट, यानी ऑब्लिगेशन माने लाइबिलिटीज होती है बिजनेस की, और रिसोर्सेज माने असेट्स होते हैं, इनमें तब्दीली ज़रूर आएगी जब भी ट्रांजेक्शन होगी, तो इन तीनों से उसका वास्ता होगा, और इनमें उसके रिसोर्स में तब्दीली आएगी या उसकी ऑब्लिगेशन में तब्दीली आएगी। ऑब्लिगेशन बोलते हैं लाइबिलिटीज़ को जो हमने पे करनी होती है। नंबर चौथी कैरेक्टरिस्टिक, ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स रिकॉग्निशन इन द अकाउंटिंग सिस्टम, हर ट्रांजेक्शन में ये कहता है, कहते हैं इसमें रिकॉग्निशन करें, इसको माने क्या चीज़ है ये, बिकॉज क्योंकि एनी अकाउंटिंग सिस्टम इज़ इसेंशियली बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन, हर अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन होती है, लिहाजा उस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये एस्टिमेटेड एंड डेप्रिसिएशन है, बैड डेट ट्रांजेक्शन कोई भी होती है, इसको रिकॉग्निशन ज़रूर होती है। नंबर 5, अ ट्रांजेक्शन में बी फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगी ये ख़ास अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही होगी, उससे बाहर नहीं होगी। अगर 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड है तो 1 साल के अंदर की होगी, 1 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो 1 महीने के अंदर होगी, उससे बाहर नहीं होगी। अकाउंटिंग जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होनी चाहिए, यानी उसका जो माली साल है, जो कारोबारी साल है, उसके अंदर से मुताल्लिक होनी चाहिए ट्रांजेक्शन। और इट कैन बी फॉर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, और कई अकाउंटिंग पीरियड के अंदर चल सकती हैं ट्रांजेक्शनें, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही बनाया जाता है, लेकिन ट्रांजेक्शनें कंटिन्यू चलती रहेंगी कई नंबर ऑफ पीरियड तक, जब तक वो बिजनेस कायम है। अच्छा, ट्रांजेक्शन में भी इंटरनल, यानी इंटरनल भी ट्रांजेक्शन होती है विदाउट इन्वॉल्विंग एन आउटसाइडर, जिसमें कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता, सच एज प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जैसे हमने बताया था एस्टिमेट की बुनियाद पर डेप्रिसिएशन होता है, बैड डेट्स होता है, और एक्सटर्नल इन्वॉल्विंग एन आउटसाइड, फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जहाँ परचेज गुड ऑफ क्रेडिट वो एक्सटर्नल होती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और इंटरनल ट्रांजेक्शन में सेकंड पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एस्टिमेट की बुनियाद पर होती है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7, सिंस ईच ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स 2 अकाउंट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स कम से कम इन्वॉल्व होते हैं, जिसको एक डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है।
इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री की शक्ल में उसको बयान किया जाता है दोनों अकाउंट्स को, या तो एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा लाजमी तौर पर। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आफ्टर कैश ट्रांजेक्शन, जब कैश ट्रांजेक्शन हो जाती है उसके बाद द टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस मस्ट इक्वल द टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो टोटल असेट्स जो होते हैं कंपनी के वो लाजमी इक्वल होने चाहिए, टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल के दोनों को जमा करो तो टोटल असेट्स के इक्वल होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है। देयरफॉर इसलिए द इक्वलिटी ऑफ द बिजनेस बैलेंस शीट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी ट्रांजेक्शन। क्या इसलिए कि किसी भी ट्रांजेक्शन से बैलेंस शीट की जो इक्वलिटी है वो मसावत जो है वो मुतासिर ना हो। हर ट्रांजेक्शन करने के बाद बैलेंस शीट की यानी रिसोर्सेज और लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल दोनों ये इक्वल होना चाहिए हर ट्रांजेक्शन। अगर किसी ट्रांजेक्शन इक्वल नहीं होते वो ट्रांजेक्शन सही नहीं है। चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 9 कैरेक्टरिस्टिक चल रही है हमारी, यानी फीचर चल रहे हैं हमारे। 9 ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तमाम ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम जर्नल कहते हैं आमतौर पर, पहली बुक होती है। एंड दीज आर नंबर फॉर रेफरेंस, और रेफरेंस में उनके नंबर चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। हर टाइटल ऑफ अकाउंट्स का नंबर अलॉट होता है, लेकिन हम ये थियोरेटिकल अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं वहाँ नंबर उसका डाला जाता है जो है पहचान के लिए। जो कैश का अकाउंट नंबर अलग होगा, कैपिटल का अकाउंट नंबर अलग होगा, परचेज का अलग होगा, इस तरह के नंबर चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे पास होता है। इसमें नंबर हर ट्रांजेक्शन में रेफरेंस कोड डाला जाता है उसका नंबर का। ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में होता है जब हम कहीं जॉब करते हैं वहाँ पे। नंबर 10 आखिरी है, 10 में सेकंड लास्ट है। द नेचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज केयरफुली एनालाइज। हर ट्रांजेक्शन की नेचर आपको पता होनी चाहिए, यानी 5 नेचर हैं आपके पास। असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, ये पाँचों बताएं। यानी हर ट्रांजेक्शन 5 में से किसी न किसी नेचर से ताल्लुक़ रखती है, किसी न किसी किस्म से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मैंशन फॉर, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। ट्रांजेक्शन इज केयरफुली एनालाइज की जाती है सिंस चूँकि इट इफेक्ट्स द ऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ट्रांजेक्शन आर एनालाइज इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग टू बी मेंशन फॉर। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगी वो इनमें से किसी न किसी 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट्स हैं। बस टोटल अकाउंटिंग इन 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पर चल रही है और इन्हीं के पर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन ताल्लुक इनमें से किसी न किसी एक से वाक़या। कोई ट्रांजेक्शन एसेट से मुताल्लिक है तो एसेट इंक्रीज़ कर रहा होगा या डिक्रीज़ कर रहा होगा। कोई ट्रांजेक्शन लाइबिलिटी से मुताल्लिक होगी तो लाइबिलिटी से इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ होगी। इसी तरह कोई ट्रांजेक्शन आपका कैपिटल से मुताल्लिक होगी, कैपिटल इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़। इसी तरीके कोई भी ट्रांजेक्शन या तो हो सकता है रेवेन्यू से मुताल्लिक हो, रेवेन्यू या तो इंक्रीज़ कर रही होगी या डिक्रीज़ कर रही होगी। इसी तरह एक्सपेंसिस से मुताल्लिक भी हो सकती है, एक्सपेंस इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। ये इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना इन 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट से मुताल्लिक उसको रूल्स ऑफ डेबिट कहते हैं, जो कि फ्रेम कर दिए गए। जब एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं तो उनको हमेशा डेबिट करते हैं, जब भी एसेट डिक्रीज़ होते हैं तो उनको हमेशा क्रेडिट करते हैं। रूल इस तरह बने हुए हैं। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ करती है, यानी जब भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है तो उसको हम शो करते हैं कहाँ पे, क्रेडिट के अंदर। और जब हम लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है यानी कर्जे की पेमेंट करते हैं तो हम उसको कहाँ करते हैं, डेबिट में शो करते हैं। लाइबिलिटीज़ का रूल्स ही होता है डेबिट क्रेडिट का। इसी तरह कैपिटल का रूल्स लाइबिलिटीज़ नहीं है बिल्कुल। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा मालिक कारोबार के अंदर तो उसको कहेंगे कैपिटल इंक्रीज़ कर गया तो उसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जब भी मालिक कारोबार से अपना सरमाया निकालेगा या इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करेगा तो कहेंगे कि कैपिटल डिक्रीज़ हो गया, इसलिए फिर कैपिटल को हम जब डिक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड शो करेंगे। अगर पैसा की इन्वेस्टमेंट होगी लगाएगा मालिक तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसी तरह रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होगी, यानी जब भी आप आमदनी कमाओगे तो उसको कहते हैं हम आमदनी इंक्रीज़ हो गई, इसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। और जब आपकी लॉसेस हो जाएगी, आमदनी नहीं होगी, तो उसको लॉसेस को हम डेबिट साइड में शो करेंगे। यानी आमदनी जब डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ लॉस की शक्ल में होती है आमदनी, तो उसको हम डेबिट में शो करते हैं। और जब इंक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट में शो करते हैं। रूल्स बने हुए हैं डेबिट क्रेडिट के। एक्सपेंसिस जब भी इनकर होते हैं, यानी जब आप कोई सर्विसेज ले लेते हैं लेकिन पेमेंट करें या ना करें वो बात होती है। एक्सपेंसिस के बेनिफिट आपने हासिल कर लिया, एक्सपेंसिस हो गए तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसिस इंक्रीज़ करना, तो उसको डेबिट में शो करते हैं। जब भी एक्सपेंसिस आपके डिक्रीज़ होंगे सो क्रेडिट शो करेंगे। इस तरह ये 5 होके डेबिट क्रेडिट के रूल्स बने हुए हैं जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। नंबर 11 एडिक्वेट एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एसेंशियल फॉर बोथ कंट्रोल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
जो अगर मुनासिब आपकी एविडेंस जो होती है ट्रांजैक्शन की, वो एविडेंस होती है उसका वाउचर होता है, उसकी रसीद होती है, इनवॉइस होती है, कैश मेमो होते हैं, यही आपके ऑब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं। इनकी बुनियाद पर रखी जाती है और इसी तरह मैनेजमेंट में सही तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी होती है और कंट्रोल भी रहता है कारोबार का। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखते हैं आगे क्या पढ़ना है आपको। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आए होंगे जो हमने पूरी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और हम पूरी किताब आपको के सामने एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हर अकाउंटिंग क्लास की अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। ये सभी बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, सब में यही पढ़ाया जाता है, सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं भी जहाँ दुनिया में अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, यही चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी उसके मुताबिक यहाँ पे वीडियो के ज़रिए से आपको बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। शुक्रिया।